प्रश्न ये है कि हम लोग बहुत से शब्दों का जीवन में ऐसा प्रयोग करते हैं जिनका अर्थ हमें नहीं आता, और जब हम लोग किसी के अर्थ की बात करते हैं तो हम लोग उसका अनुवाद कर देते हैं। अनुवाद, अर्थ और व्याख्या, ये तीन अलग अलग चीजें हैं। अनुवाद जो होता है ये किसी भी शब्द का किसी दूसरी भाषा में क्या कहकर संबोधन है, यह अनुवाद है। जैसे रिपब्लिक को गणतंत्र ट्रांसलेट किया गया जबकि वो गलत ट्रांसलेशन है। गवर्नमेंट की डिक्शनरी में जो गणतंत्र ट्रांसलेशन है रिपब्लिक का, ये गलत ट्रांसलेशन है। ठीक है। अब हम लोगों के यहाँ जो वैज्ञानिक रूप से सनातन जीवन शैली में प्रमाणित शासन पद्धति थी वो राज सत्ताशाही है। भगवान राम भी राजा के पुत्र थे, कृष्ण भी राजा के पुत्र थे। अनादिकाल से वंश परंपरा के अनुसार राजा ही हमारा शासक रहा है और राजे रजवाड़े ही अपने राज्य के विस्तार के लिए युद्ध करते थे, ज्ञान विज्ञान का विस्तार करते थे और दूसरे देशों को जो उनकी मनोवृत्ति के अनुरूप नहीं होते थे उनको संस्कारित करने के लिए युद्ध करते थे, उन पर शासन करते थे, उन्हें अपने संस्कारों के अनुरूप बनाते थे। ये हमारी पद्धति है। सहमत है इस बात से? लेकिन अंग्रेजों ने भारत में आकर तीन बड़े काम किए। पहली चीज, उन्होंने हमारी सोचने की दृष्टि बदल दी। आज अभी नीचे जो सज्जन भाषण दे रहे थे वो यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है पॉलिटिकल साइंस की, और उन्होंने कहा है कि भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा निर्मित है, जबकि भारत की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्वयं केशवानंद भारती के केस में कह चुकी है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडियन पीपल। भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि इसको एक विदेशी तंत्र द्वारा निर्माण किया गया और निर्माण करके भारतीयों के ऊपर थोप दिया गया कानून के तहत। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसूची 3 में यह लिखा हुआ है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज एस्टैब्लिश्ड एज बाय लॉ। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, इफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज एस्टैब्लिश्ड एज बाय लॉ, देन हाउ कैन वी से दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय द इंडियन पीपल? मतलब एकदम स्पष्ट है कि भारत का यह संविधान जिसकी स्थापना दिवस को हम मना रहे हैं, उसमें हम उसकी स्थापना दिवस मना रहे हैं, ये उत्सव का विषय हो सकता है, लेकिन उत्सव के आवेग में हम किसी भ्रम को अपने दिमाग में ना पाए। भारत का संविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया था। यह संविधान निर्मात्री सभा में जो लोग सदस्य बनाए गए थे, यह वो लोग थे जो अंग्रेजों के रिप्रेजेंटेटिव थे, जनप्रतिनिधि, जिनमें कुछ अंश रजवाड़ों का था, कुछ अंग्रेजों द्वारा नामित थे। तो राजे रजवाड़े जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, उनको भारत के संविधान निर्मात्री सभा में स्थान दिया गया था और उसके अलावा एक्सपर्ट ओपिनियन के तौर पर बहुत से ऐसे लोगों को संविधान निर्मात्री सभा में रखा गया था जिस संविधान निर्मात्री सभा के अंदर काम करने के लिए उन्हें अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व करना था। इसीलिए संविधान का निर्माण करने के बाद भीमराव अंबेडकर जो लॉ मिनिस्टर थे और उन्हें राज्यसभा की सदस्यता दी गई, तो अपने एक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि यह संविधान वैसा नहीं बना है जैसा हम बनाना चाहते थे। हमको एक फ्रेमवर्क दिया गया, उस फ्रेमवर्क के तहत हमने इस संविधान का निर्माण किया और इस संविधान को मैंने भारत के लिए एक मंदिर के रूप में विकसित किया था। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि इस पर राक्षसों ने कब्जा कर लिया और अगर आवश्यकता पड़ी तो इस संविधान को मैं सबसे पहला व्यक्ति हूंगा जो जला दूंगा। तो यह व्यक्ति कौन कह रहा है? जो उस संविधान निर्मात्री सभा का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन है। तो वो क्या है, उसके सामने पूरी घटना हो रही है, वो समकालीन है, वह देख रहा है और उस समकालीन व्यक्ति के सामने अगर इतना बड़ा ऐतिहासिक झूठ है
तो उस ऐतिहासिक झूठ को बार बार मेरे कहने से वो किसी सत्य में परिवर्तित नहीं होते। इसलिए संविधान पर एक पुनर्समीक्षा की जानी चाहिए, इस पर पुनः चिंतन होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा अपना निजी मत है, योगेश कुमार मिश्रा का अपना निजी मत है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप, भारतीय संस्कारों के अनुरूप जिस तरह की जीवन शैली हम जीते हैं उसमें हमारा संविधान उसके अनुरूप नहीं है। इसलिए हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति, जीवन शैली के अनुरूप इस संविधान को पुनर्निर्माण की तरफ बढ़ना चाहिए, इसका पुनर्अवलोकन करना चाहिए। अगर संविधान हमारी सभ्यता, संस्कृति के अनुरूप है तो आज हमारे माता पिता वृद्धाश्रम में क्यों बैठे? आज माता पिता की इच्छा पर पैतृक विरासत किसी अजनबी व्यक्ति को विल द्वारा क्यों दे दी जाती है? या आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्याय देने के लिए मुकदमों से क्यों लदे पड़े? शासन प्रशासन के पदाधिकारी निरंकुश क्यों हैं? आम आवाम की आवाज क्यों नहीं सुनी जाती? यह सारा का सारा दोष हमारे भारत के संविधान का है। इसलिए हम इसकी स्थापना दिवस को मनाते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि जो भी हमारे ऊपर थोप दिया गया उसमें अब किसी परिवर्तन या संशोधन की आवश्यकता नहीं। इसलिए हम लोगों को इसके परिवर्तन और संशोधन पर विचार करना चाहिए, क्योंकि रिपब्लिक, पब्लिक को रिप्रेजेंटेटिव, जनता की जनप्रतिनिधि, तो जन का प्रतिनिधि जो है उसको रिपब्लिक कहते हैं। गणतंत्र नहीं है, रिपब्लिक क्या है? जनता का प्रतिनिधि। ये प्रतिनिधि तंत्र है हमारे देश के अंदर। तो हम लोग प्रतिनिधि तंत्र को गणतंत्र कहकर समाज को भ्रमित करते हैं लोग, तो इस पर भी विचार करना चाहिए। और कोई ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में अगर मेरे वक्तव्य के बाद उपज रहा हो जो कि आपके पुराने भाव और नए भाव के बीच में कहीं मतभेद पैदा कर रहा हो, तो आप प्रश्न पूछिए, मैं आपका जवाब दूंगा। जितना ज्ञान दिया उतना ज्ञान तो पहले किसी को नहीं हुआ। हाँ बोलो। जनता के प्रतिनिधि जो आपने बताया सर, मैंने अभी गूगल कुछ देर पहले देखा था, उसमें बता रहा था गणतंत्र का अर्थ ये भी होता है जनता के लिए जनता द्वारा शासन किया, दोनों एक ही है? नहीं, शासन और जनप्रतिनिधि दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप आधे जनप्रतिनिधि चुनते हैं जी। सदन के अंदर दो वर्ग है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। लोकसभा का जो चयन है वो हमारे द्वारा चयनित आदमी होता है, लेकिन राज्यसभा का चयन आम आवाम नहीं करती। ठीक है, इसलिए संसद का जो स्वरूप है उसके तीन हिस्से हैं। राष्ट्रपति, जिसे भारत का आम आवाम नहीं चुनता, लोकसभा जहां पर प्रतिनिधि हम चुनते हैं, और राज्यसभा जिसे भारत का आम आवाम नहीं चुनता, सिलेक्टेड वर्ग चुनता है। तो ऐसी स्थिति में संसद का 1/1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा ही हमारे द्वारा चुना जाता है, 2/3 हिस्सा हमारे द्वारा चुना नहीं जाता, जनता के द्वारा चुना नहीं जाता। और अगर वास्तव में शासन प्रशासन, जैसे उन्होंने कहा कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता द्वारा चुना गया शासन, तो क्या भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव हम करते? नहीं करते। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते, गवर्नर का चुनाव नहीं करते, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं करते, प्रशासनिक अधिकारियों का चुनाव नहीं करते, न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव नहीं करते, न्यायमूर्तियों का चुनाव नहीं करते, न्यायाधिपतियों का चुनाव हम नहीं करते। तो जब हम कोई चुनाव नहीं करते तो ये कैसे कहा जा सकता है कि वर्तमान शासन प्रणाली जनप्रतिनिधि हमारे द्वारा चुने हुए? हमने तो चुना ही नहीं लोगों। एक विशेष छोटे से वर्ग को आपने चुन लिया, और वह भी ऐसा वर्ग जो कि अपने रिप्रेजेंटेटिव होने का दायित्व निर्वहन नहीं कर रहा। अगर ये वर्ग अपने रिप्रेजेंटेटिव होने का दायित्व निर्वहन कर रहा होता तो आज 60 लाख किसान दिल्ली की सड़कों पर न बैठा होता। सदन में उसकी बात क्यों नहीं की जाती? या एनआरसी के खिलाफ जब आंदोलन खड़ा हुआ तो दिल्ली के लोग भी रहे होंगे, जेएनयू के प्रतिनिधि भी रहे होंगे, सब कुछ रहे होंगे सदन में, तो उनकी बात सदन में क्यों नहीं उठाई जाती? ये सिलेक्टेड एनार्की है।
चयनित अव्यवस्था, जहां पर हम चुनते तो बहुत कुछ है लेकिन होता कुछ नहीं। और उसी का परिणाम है कि आज न्यायपालिका न्याय देने में अक्षम है, संसद कानून बनाने में अक्षम है और प्रशासनिक अधिकारी उस कानून को एग्जीक्यूट कराने में अक्षम है, क्योंकि हम लोग चयनित अव्यवस्था का हिस्सा है। इसमें जो व्यक्ति सक्षम है, जिसके पास संपर्क है, उसकी बात सुनी जाती है, अन्यथा किसी की कोई बात नहीं सुनी जाती। और जो सक्षम है वो अगर गलत बात भी कहता है तो भी सुन ली जाती है। अभिषेक और कोई प्रश्न किसी का? सर 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में भी मनाते हैं, इसके बारे में? 26 जनवरी का पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में, देखिए, मानसिक रोगियों की इस देश में कभी कमी नहीं रही इतिहास में। हमारा देश का पूरा इतिहास खंगालेंगे तो जिनको आज हम लोग फूलमाला चढ़ाते हैं, धूपबत्ती जलाते हैं, इसमें 90% लोग मानसिक रोगी थे, जिनको राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं था। उनका बस अपनी दुकान चलनी चाहिए, अपनी राजनीतिक दुकान चलनी चाहिए, अपनी औरे की दुकान चलनी चाहिए। तो उन्होंने उस औरे की दुकान को चलाने के लिए तरह तरह के शब्दों का प्रयोग किया। उसमें से ये भी शब्द है जो आप, इसका राष्ट्र से, राष्ट्रीयता से कोई लेना देना नहीं। हमारे यहाँ राष्ट्रीयता भी कानून के डंडे से सिखाई जाती है। जनगण मन है तो वह जनगण मन भी कानून के डंडे पर बताया जाता है, कितने सेकंड का होना चाहिए, ये रिदम होना चाहिए, उसका ये अर्थ है, ये भाव है। कभी आप लोगों ने महसूस किया जनगण मन का वास्तविक अर्थ क्या है, क्यों गाया गया? ये जॉर्ज पंचम जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को, ब्रिटिश एम्पायर को बढ़ाने के लिए, यूरोपीय देशों पर आक्रमण करने के लिए यहां से सैनिकों की भर्ती की गई और उन्हें कहा गया कि अगर वो मर जाएंगे तो उनके परिवार वालों को आजीवन ये सुविधाएं दी जाएंगी। और उन सुविधाओं के तहत, उस लालच में जब भारतीय जाकर के यूरोपीय साम्राज्य के विस्तार के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़े, तो वहां पर वो लोग परदेश में जाकर मर गए युद्ध में। अब जब लोग युद्ध में मर गए तो उनके यहाँ परिवार वालों ने कंपनसेशन मांगा। जिस एग्रीमेंट के तहत उनकी भर्ती हुई थी वो बात मानी, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया कि जिस व्यक्ति की लाश उपलब्ध नहीं है उसको हम 7 साल तक मरा हुआ नहीं मानते। अब जो व्यक्ति जाकर यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर, 8000 किलोमीटर दूर युद्ध में मर गया, उसकी लाश कहां से मिल जाएगी? तो ये कह करके वो लोग जनता को अपने एग्रीमेंट, जो उनका कमिटमेंट था, जिस संविदा के तहत व्यक्ति नौकरी करने आया था, उस संविधा से उन लोगों ने मुक्त कर दिया। इससे जनता में एक बहुत बड़ा आक्रोश पैदा हुआ और जब जनता में वह आक्रोश पैदा हुआ तो उस आक्रोश को शांत करने के लिए जॉर्ज पंचम, जो कि इंग्लैंड के एक राजकुमार थे, वो भारत आए और उनके आगमन की खुशी में दिल्ली का इंडिया गेट बनाया गया। दिल्ली के इंडिया गेट पे जिन लोगों के नाम लिखे हैं उनमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भारत की आजादी के लिए लड़ा। ये सब वो लोग थे जो ब्रिटिश एम्पायर के साम्राज्य विस्तार के लिए लड़े थे, अंग्रेजों के सैनिक थे। और फिर उस इंडिया गेट पर जब ये आए तो जॉर्ज पंचम की चमचागिरी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा, वह गीत ही जनगण मन अधिनायक जय। उसका अर्थ है जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। हे हम जन, आम जनता, आम आवाम के अधिनायक, तुम्हारी जय हो, क्योंकि तुम ही भारत के भाग्य विधाता। कौन सा भारत? वह भारत जहां पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग जैसे महत्वपूर्ण राज्य, विंध्य और हिमालय जैसी पर्वतमालाएं, जहां पर गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां बहती हैं, ऐसे भारत के तुम भाग्य विधाता हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। ये जनगण मन का गीत जॉर्ज पंचम की चमचागिरी में लिखा गया और बात को उसी को कानून बना करके नेशनल डिसऑनर एक्ट के तहत भारत के ऊपर थोप दिया गया। आज अगर आप इस गीत का विरोध करते हैं तो 3 महीने की सजा और 7000 रुपये जुर्माना। तो हमारी क्या स्वाधीनता है कि अगर हम अपने मन का गीत भी नहीं गा सकते तो ये 2 रुपए का लड्डू बांटने से देश आजाद नहीं होता। विचार करिए, आप लोग बुद्धिजीवी बनिए।
क्योंकि जो वर्क मैं कर रहा हूँ यहाँ नहीं, फील्ड में, वह वर्क वास्तव में राष्ट्र को एक दिशा देगा। और भारत की आज़ादी का श्रेय किसी भी भारतीय नेता को नहीं जाता, इस भ्रम से उबर जाएगी। अगर भारत की आज़ादी का श्रेय भारतीय नेता को जाता है तो भारत के अलावा जिन देशों को ब्रिटेन ने आज़ाद कर दिया उनकी आज़ादी का श्रेय किसको जाएगा? वहां तो कोई गांधी नहीं था, कोई नेहरू नहीं था, वो क्यों आज़ाद हो? इसका मतलब भारत की आज़ादी का जो दौर था वह 5 वर्ष के अंदर जो 54 देश जिन्हें आज कॉमनवेल्थ के दायरे में रखा गया, ये 54 देश वह देश थे जिन्हें ब्रिटेन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी आर्थिक तंगी के कारण आजाद कर दिया था। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में उसका इतना पैसा खर्च हो चुका था कि उसका इतना पैसा नहीं था कि यहाँ के लोगों का वेतन दे सकते, यहाँ के सरकारी अधिकारियों को वेतन दे सकते, यहाँ के सरकारी कर्मचारियों को वेतन दे सकते। इसलिए उन्होंने जो भी शासन था उसको वैसा उसी हाल में छोड़कर भाग गए वो, क्योंकि उनके पास देने के लिए पैसा नहीं, जिसको हमारे देश के नेताओं ने तथाकथित आजादी घोषित कर दी। मतलब यूं समझिए कि किसी ने आपके प्लॉट पर कब्जा कर लिया और आपने उसको ईंटा पत्थर मारा, घायल होकर वो प्लॉट छोड़ के भाग गया, तो आप उसको कह रहे अरे बड़ी कृपा की आपने, मेरा प्लॉट छोड़ के भाग गए। यही हाल है। तो ये सब इतिहास के सत्य तथ्यों को जानिए, क्योंकि आप एक विद्वान व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, भ्रांतियां कुछ खुली, दिमाग के नट बोल्ट ढीले हुए। और कोई प्रश्न किसी का है या समाप्त किया जाए? ठीक, सबको शुभकामनाएं।